और किस शर्तों पे खुले, कैसा खुले, ये बैठ के हम लोग तय कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। की बैठक संपूर्ण हुई, इसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने पर बैठक किया। क्योंकि दमोह जिले में अपने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी हो या अभी एक्टिव केसेस भी हो, जो बाकी जिले की तुलना में बहुत ज़्यादा है, सभी का यही राय रही है कि हम लोगों को एक 5-6 दिन, क्योंकि शनिवार और रविवार का ऐसे भी शनिवार रात से और रविवार और सोमवार सुबह तक, क्योंकि ऑलरेडी शासन द्वारा ही अपना लॉकडाउन का ये किया हुआ है बंद करने का, तो एक हफ्ता जो है और अपना दमोह जिले में अपना लॉकडाउन को जो है वो आगे करने के लिए वो एक सभी का एक प्रस्ताव पारित हुआ है, क्योंकि शासन का निर्णय है कि हम लोगों को ये अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरी जो प्रस्ताव जो है वो उनके पास भेजा जाएगा और उस शासन के निर्णय अनुसार फिर अग्रिम हम लोगों का जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। सर, कोविड पेशेंट अभी जो घर में है उनके लिए क्या दिशा निर्देश देंगे? अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इसके बारे में भी विस्तार से बात हुआ है। हम लोगों के यहाँ पे लगभग होम आइसोलेशन के पेशेंट्स 90% हो गए हैं, जो बाकी जिलों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि सभी जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन सभी लोगों को CCC में या अपने हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। अपने CCC में और हॉस्पिटल में आज के डेट में वेकेंट बेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा की मात्रा में है और उसका उपयोग भी नहीं हो रही है। तो ये निर्णय स्पेसिफिकली लिया गया है क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम 1 हफ्ते तक ही ये जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो रखने के लिए होगा, तो तब तक हम लोगों को स्थितियों को और सुधारनी पड़ेगी, बहुत अच्छी स्थिति में ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को ये अपना होम आइसोलेशन जो है उसकी स्थिति कम करते हुए जो अपना मैक्सिमम अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या अपना कोविड केयर सेंटर में अपना उपचार की ओर लेने के लिए और सभी का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार की असफलता के 7 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया। सद्बुद्धि की जरूरत तो विश्वास सारंग को, शिवराज सिंह चौहान को, नरेंद्र मोदी की जरूरत है, क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये रेट जिसके लिए हम बैठे हैं, ये रेट वापस लाओ 2014 पे। भगवान ये वहाँ कमलनाथ जी ये प्रार्थना करने चाहते हैं कि प्रदेश में जो लाखों लोगों की जान चली गई है कोरोना से, पत्रकारों की भी चली गई है, इसका जवाब दें। और सरकार इसलिए हो जा रहे हैं कि बचे हुए लोग ये बच जाएं, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है और विश्वास उत्सव की स्थिति नहीं है। ये हालत साथ साथ में हो गई, कहीं कोई बड़े बड़े खुशी के आयोजन नहीं हो रहे। डीजल पेट्रोल लगभग पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर है और डीजल टच कर रहा है। रसोई गैस 800 रुपये के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने और बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में मोदी सरकार बनी तो 35 रुपये में डीजल पेट्रोल और 300 रुपये में रसोई गैस के भाव होंगे। काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे और एक आटा दाल से लेकर हर चीज के भाव बढ़ गए और 40% महंगाई बढ़ी है। और जीडीपी जो है वो पहले प्लस में थी 7+, अब माइनस में चली गई -4। तो कुल मिला के पूरा देश इस महंगाई से त्रस्त है। जिस तरह से अभी कोरोना में लोगों की जान गई, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये सब स्थितियां 7 साल के अंदर बनी है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हमने आज धरना दिया है कि वापस 2014 के जो रेट थे और जो आपने वादा किया था वो वापस लेके आओ, नहीं तो इनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए ये सरकार, इसलिए ये नारा चलेगा। इसलिए ये पूरे के पूरे रेट 2014 की स्थिति में आना चाहिए, इसलिए आज विरोध में हम धरने बैठे हैं। SIT ने कमलनाथ जी SIT ने पेन ड्राइव की मांग की है कमलनाथ जी से। मांग की जब जाएगा तब बात करेंगे। 2 तारीख को जाने वाला है SIT से, तो क्या मानते हैं? पहुँचने दो, देखना। सर विश्वास आर्य ने कहा है कि हम भगवान से काला युग अभी भी झंडा लगा हुआ है, काला गेट पे देखोगे आप, काला युग।
ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 4 मेन रोड के फर्जी तरीके से की गई रजिस्ट्री को लेकर पहले ही मामला गरमाया है। वहीं राजस्व विभाग और नगर परिषद ने भारी भ्रष्टाचार कर नामांकन करने के नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। पुनासा एसडीएम ने नवनिर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया। सीएमओ ने नोटिस देकर निर्माण कार्य बंद कराया। जब साधना न्यूज ने इसे वायरल किया तो सभी अधिकारी कर्मचारी बगले झांकते हुए अपने दामन बचाने में लग गए। सीएमओ तहसीलदार के माध्यम से मिली थी, उसी अनुसार मैंने एनओसी जारी करी। परंतु जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त जमीन विवादित है तथा एनओसी जारी की गई और उसमें जांच की आवश्यकता है, तो उसी आधार पर मैंने उक्त एनओसी निरस्त कर दी तथा अभी मैंने फिर से एक रेवेन्यू और नगर पालिका की टीम बनाई है तथा उसको जांच करने के लिए मैंने पत्र जारी किया ताकि उस वास्तविक स्थिति से पता चल सके कि वास्तव में जो खरीदी गई जमीन निजी व्यक्ति की जमीन खरीदी गई थी अथवा सरकारी खरीदी गई, उसकी जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद में कार्रवाई करूँगा। मेरे संज्ञान में जैसे ही आया कि इसमें कुछ विवादित मैटर है तो उसको तुरंत जो है वो रोकने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती प्रकरण में जिसके आधार पर ये विवाद हुआ है, उसकी रजिस्ट्री के आधार पर हुआ है, उसकी जांच करने के पश्चात ही जो है वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसे बनाना है या नहीं बनाना है या उसका जो भी छानबीन है वो नियमानुसार करके ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में कार्य बंद है। जो कर्मचारी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी क्या? हाँ निश्चित ही, जैसे कल मेरे संज्ञान में प्रकरण आया था तो हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। जैसे ही जाँच हो जाएगी उसके पश्चात कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। बारिश में भीगा गेहूं वेयर हाउस ने रखने से मना किया। 3 ट्रक वापस भेजे खरीदी केंद्र पटना मानगढ़ का मामला। गेहूं पड़ गया काला, लगी फफूंद, लापरवाह समिति को भुगतना होगा नुकसान। ताउते तूफान की वजह से जिले में 3-4 दिन तक तेज बारिश हुई थी। इस बारिश ने गेहूं खरीदी केंद्र पर रखा हुआ गेहूं भिगा दिया था। कई खरीदी केंद्र में तो तिरपाल बरसाती की व्यवस्था न होने से गेहूं की बोरियां पानी में डूब गई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था जिले के जबेरा ब्लॉक के पटना मानगढ़ खरीदी केंद्र पर, जहां गेहूं की बोरियां पानी में पड़ी थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बारिश थमने के बाद समिति द्वारा गेहूं के सुखाने का प्रयास किया गया और बारिश से भीगी इन बोरियों को वेयर हाउस में भंडारण के लिए भेज दिया गया। नतीजा यह रहा कि वेयर हाउस संचालक ने भीगा गेहूं से मना कर दिया।
अरे राठौर दो है प्रकाश। बता रहे हैं ये गेहूं हमारे यहाँ जो भंडारित होता है, गोदाम स्तर पर सर्वेयर हमारे यहाँ नियुक्त हैं, उनकी क्वालिटी देखी जाती है, जो निर्धारित गुणवत्ता का है वही भंडारित होता है। अगर ख़राब गेहूं भेजा है समिति वाले ने उसमें लोड करके, ये उनकी जिम्मेदारी है, उसको अपग्रेड करेंगे और निर्धारित गुणवत्ता का हमारे यहाँ जमा करेंगे, तब हम पुनः जमा करा सकते हैं उसको। बाकी इसकी सर जिसने खरीदी केंद्र में जो हैं, ये सुरक्षा की जब तक केंद्र पे है तब तक तो समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी है, खरीदी केंद्र प्रभारी की आवश्यकता। तो कई ऐसे खरीदी केंद्र वहाँ भी ऐसे गेहूँ वापस लौटा है। नहीं तो उन्हें सुरक्षा नहीं रखा होगा, ख़राब हुआ होगा, अपग्रेड वही करेंगे। अपग्रेड करने के बाद जमा करने का प्रावधान है, निर्धारित गुणवत्ता बना के अगर बन जाएगा तो जमा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देशों पर बीएमओ डॉक्टर आर.एस. बागरे के नेतृत्व में आज बटियागढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम मगरौन में टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में ग्रामीण लोगों ने सैंपल भी दिए और वैक्सीनेशन भी करवाया। डॉक्टर और आशा कार्यकर्ताओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिनके कारण लोगों को टीकाकरण करवाने में कुछ हद तक परेशानी हो रही है। यह शिविर दूसरी बार लगा है, जिसमें पहली बार की अपेक्षा लोगों का रुझान अच्छा रहा। सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आगमन पर ग्राम पंचायत मगरौन में टीकाकरण हुआ। मंत्री जी से लोगों ने अपनी बात की और उन्हें टीका लगाने के लिए समझाया और उत्साहित भी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेके आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि क्या है कि गांव में थोड़ी सा अभी तो रेजिस्टेंस हुआ है, कुछ लोगों के जो भ्रांतियां हैं मन में कि टीके लगाने से ऐसा हो जाता, मौत हो जाती है, कुछ बीमार हो जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो वो जो उनकी भ्रांतियां हम लोग कोशिश करते हैं और जो समिति वगैरह है ज़्यादा ग्राम पंचायतों में, उनके माध्यम से भी वो जो लोकल वॉलंटियर हैं या वो भी काम कर रहे हैं। तो चूँकि अपन ग्रामीण की जो आबादी है 70% आबादी है और उसमें वैक्सीन करवाना बहुत अति आवश्यक है। वही बात उन्हें समझाते हैं कि भविष्य में आगे जाके ऐसा होगा कि शहरी क्षेत्र की जो जनसंख्या है पूरी वैक्सीनेटेड हो जाएगी, वो गाँव अपना छूटा रहेगा। तो जो भी अगला जैसे फेज आएगी कोरोना की, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन गाँव में बढ़ेगा, तो मरीज उठाने में फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी बीच में अचानक से इतनी अफरा तफरी मची थी, तो मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि जिन्हें फर्स्ट डोज भी लगे हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इस पेज में देखा है जी। और जिन्हें कोई भी डोज नहीं लगे उनके सैचुरेशन 80 से नीचे आए हैं। तो सबके लिए सबसे यही अपील करूँगा पब्लिक से कि थोड़ी सी अपनी भ्रांतियों से हट के, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं है कोरोना की लड़ाई में, और ना कोरोना अभी ख़त्म हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं होगा पूरी कम्युनिटी में तब तक कोरोना जिंदा रहेगा, और जिस क्षेत्र में वैक्सीन नहीं होगा वहीं पर मरीज ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए सबको संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक घर से ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करें, जिससे कि क्योंकि हम जो आगे की जो महामारियों से या इनसे निजात पा सकें। सर आपके यहाँ पे आयशा वर्कर जैसे काम करते हैं, इनका वैक्सीनेशन हो चुका है? हाँ, इनका जो हेल्थ वर्कर थे अपने आंगनवाड़ी थे, इनका पहले फेज में अपने जनवरी फरवरी में पहला हम ही लोगों से हुआ था। हेल्थ वर्कर से वैक्सीन शुरू हुई थी जनवरी में, और अभी पूरा जो अमला है सभी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ। सर जिस तरीके से भ्रांतियां गांव में फैली हुई हैं, तो क्या आप इन आयशा वर्कर को एक उदाहरण के तौर पर पेश करके उनकी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं कि इनको वैक्सीन लग गया, इनको कुछ नहीं हुआ? हाँ, उन्हें नहीं, उनको बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो जब वैक्सीन ट्रायल फेज में आई थी तब हम ही लोगों ने लगवाया था वैक्सीन, जब हमें साइड इफेक्ट भी मालूम नहीं थे। तो लगभग 16 से 18 करोड़ आदमियों को, हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगे हैं, उसमें से कोई की डेथ नहीं हुई। और क्योंकि हमने खुद ने लगाई है फिर भी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में फैल जाती हैं कि उनके एक एक चीज़ के जवाब देना और उन्हें कन्वेंस करना। कुछ ने इंजेक्शन अभी तक लगवाए नहीं पूरे जीवन में, तो उन्हें एक चीज़ का जिद है कि हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया।
तो हम ये कोरोना का इंजेक्शन काहे लगवाएं? हम तो साहब जंगल में रहते हैं, जंगल की हवा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है ना, और हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? तो उस स्थिति में फिर अपन यही है कि उन्हें यही बताते कि देखो वैक्सीन चूँकि अब इसलिए ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में वायरस का असर होगा, जहाँ वैक्सीन जो क्षेत्र में हो जाएगी उधर वायरस का असर कमज़ोर रहेगा, जिस क्षेत्र में वैक्सीन छूटी रहेगी उस क्षेत्र में उसका असर ज़्यादा होगा। तो हमें अपने को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीन अगर 60% लोगों को भी हो जाएगा तो फैलने की गति कम हो जाएगी जो फैलाने वाली है। इसमें माननीय सांसद जी का आज यहाँ पे दौरा था, उनका ये शिविर देखकर उनका क्या कहना रहा? नहीं, चूँकि सवेरे उतना रुझान नहीं मिला था जब सांसद जी आए हैं, तो 10-12 लोगों से अपना शुरुआत करवाई थी और उन्हीं के कहने पर ये सेशन लगाया है और काफ़ी लोगों ने उत्साह और उन्होंने मोटिवेशन भी अच्छा किया है और सब लोगों को बुलाया है, सब प्रतिनिधियों से बात की है अपने लोकल लेवल की और सांसद जी का तो भरपूर सहयोग है अपने लिए जी। और अभी भी उनने मतलब ऐसा है कि पूरा प्रोग्राम बंद करवाया है, कितने लोगों का वैक्सीन हुआ है, कितने का फर्स्ट डोज है, कितने का सेकेंड डोज है और कितने दिन में अपन इसका टारगेट पूरा कर लेंगे। सर अभी कितने लोग को लगभग वैक्सीन लग गया है? अभी टोटल जो जनसंख्या है इधर की 4600 के आसपास है, 4650। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे 0 से 18 साल वालों को नहीं लगना है, फिर 18 से 44 की कैटेगरी है। तो 18 से 44 की कैटेगरी तो अपन ने शुरू की है आज से जी, क्योंकि वो ऑनलाइन सेशन चल रहे थे। बाकी 45 प्लस वालों को अपने 481 लोगों को लग गया है और आज 40 लोगों को आज लग गया। और 18 से 45 वालों को सर कितने लोग को लगा है? 18 से 45 वालों को लगभग 80 लोगों को 80 डोज लगा है। सर आज का कोई टारगेट? हाँ, आज की लगाते हैं जी। नहीं, आज कम से कम कितने लोग को लगाने का आपने लक्ष्य रखा हुआ है? लक्ष्य तो अपन 300 लोगों का रखा था, 300 लोगों का लक्ष्य रखा था। बट अभी क्या है कि थोड़ी सी भ्रांति थी उस कारण से। और सर वैक्सीन कौन सा लगा रहे हैं हम यहाँ पे? वैक्सीन कोविशील्ड लग रहा है। कोविशील्ड इंजेक्शन काहे लगवाएं? हम तो साहब जंगल में रहते हैं, जंगल की हवा है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है ना, और हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है? तो उस स्थिति में फिर अपन यही है कि उन्हें यही बताते कि देखो वैक्सीन चूँकि अब इसलिए ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में वायरस का असर होगा, जहाँ वैक्सीन जो क्षेत्र में हो जाएगी उधर वायरस का असर कमज़ोर रहेगा, जिस क्षेत्र में वैक्सीन छूटी रहेगी उस क्षेत्र में उसका असर ज़्यादा होगा। तो हमें अपने को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीन अगर 60% लोगों को भी हो जाएगा तो फैलने की गति कम हो जाएगी जो फैलाने वाली है। इसमें माननीय सांसद जी का आज यहाँ पे दौरा था, उनका ये शिविर देखकर उनका क्या कहना रहा? नहीं, चूँकि सवेरे उतना रुझान नहीं मिला था जब सांसद जी आए हैं, तो 10-12 लोगों से अपना शुरुआत करवाई थी और उन्हीं के कहने पर ये सेशन लगाया है और काफ़ी लोगों ने उत्साह और उन्होंने मोटिवेशन भी अच्छा किया है और सब लोगों को बुलाया है, सब प्रतिनिधियों से बात की है अपने लोकल लेवल की और सांसद जी का तो भरपूर सहयोग है अपने लिए जी। और अभी भी उनने मतलब ऐसा है कि पूरा प्रोग्राम बंद करवाया है, कितने लोगों का वैक्सीन हुआ है, कितने का फर्स्ट डोज है, कितने का सेकेंड डोज है और कितने दिन में अपन इसका टारगेट पूरा कर लेंगे। सर अभी कितने लोग को लगभग वैक्सीन लग गया है? अभी टोटल जो जनसंख्या है इधर की 4600 के आसपास है, 4650। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे 0 से 18 साल वालों को नहीं लगना है, फिर 18 से 44 की कैटेगरी है। तो 18 से 44 की कैटेगरी तो अपन ने शुरू की है आज से जी, क्योंकि वो ऑनलाइन सेशन चल रहे थे। बाकी 45 प्लस वालों को अपने 481 लोगों को लग गया है और आज 40 लोगों को आज लग गया। और 18 से 45 वालों को सर कितने लोग को लगा है? 18 से 45 वालों को लगभग 80 लोगों को 80 डोज लगा है। सर आज का कोई टारगेट? हाँ, आज की लगाते हैं जी। नहीं, आज कम से कम कितने लोग को लगाने का आपने लक्ष्य रखा हुआ है? लक्ष्य तो अपन ने 300 लोगों का रखा था, 300 लोगों का लक्ष्य रखा था। बट अभी क्या है कि थोड़ी सी भ्रांति थी उस कारण से। और सर वैक्सीन कौन सा लगा रहे हैं हम यहाँ पे? वैक्सीन कोविशील्ड लग रहा है। कोविशील्ड